हाँ जी, क्या हाल चाल। सब कुशल मंगल। चलो जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेन लॉ का ये टॉपिक है जिसका नाम है इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। एंड इसकी रिवीजन वीडियो आज अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये आपके सेक्शन 206 से लेकर 229 तक की गेम है, क्योंकि सेक्शन 205 तक डायरेक्टर्स में आता है और 230 के बाद कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। तो ये 206 से 229 तक की गेम है। आप सबके पास आई थिंक ये रेलेवेंट पोर्शन होगा, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पेज पे जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। 206 से 229 तक तीन चीज़ों की डिस्कशन है: इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन। इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना, आप जानते हैं। और वैसे भी ये रिवीजन वीडियो में पूरी डेप्थ में जाके घटनाएं आज खैर इस वीडियो में नहीं सुना सकता, कि जो डिफरेंट रियल वर्ल्ड के केसेस यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हमारी डिस्कशन क्लासेस के अंदर होती है, वो सारी घटनाएं तो नहीं, केवल रिवीजन फॉर्म में लूँगा। तो इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ करना, इंस्पेक्शन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है डेप्थ में जाके एक एक चीज़ को देखना कि क्या गड़बड़ हुई है। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जनरली हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन कई सेक्शंस में होती है, 210 में, 212 में, 213 में, 216 में, 219 में। तो हर एक के पीछे की कहानी, हर एक के पीछे का लॉजिक क्या है, इसी रिवीजन वीडियो से आपको क्लियर होता जाएगा। चले, सेक्शन 206 इंक्वायरी ऑब्लिक इंस्पेक्शन, दोनों की चर्चा कर ली। अब आते हैं सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 पर। कहता है पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 आरओसी को पावर देता है कि आरओसी चाहे तो फिर मंगवा सकता है रिटर्न नोटिस के द्वारा कंपनी से क्या इन्फॉर्मेशन, कंपनी को कह सकता है, या फिर प्रोड्यूस करो एनी डॉक्यूमेंट। ये आरओसी किसको कह सकता है? कंपनी को। ठीक है, कब आरओसी कैसे कहेगा? जब भी उसके सामने मान लीजिए कंपनी के एनुअल रिटर्न वगैरह या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आया या उसको कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लेन वगैरह सबमिट हुई, उसके बेसिस पे आरओसी कहेगा क्या, फर्निश करो इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट। सेक्शन 206 सबसेक्शन 1। सेक्शन 206 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आरओसी का नोटिस आया तो इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी एंड एवरी ऑफिसर कि क्या, फर्निश करो इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस करो डॉक्यूमेंट। ठीक है, इवन द पास्ट एम्प्लॉयज आर आल्सो लायबल। कंपनी का सीएफओ छोड़ के चला गया था, उसको भी नोटिस जा सकता है, भैया ये डिटेल हमें चाहिए तो आधा तुझे देनी होगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नोटिस, अगर मान लीजिए फर्स्ट नोटिस का रिप्लाई कंपनी ने किया परंतु अधूरा किया, या फिर किया ही नहीं, या फिर रिप्लाई करने के बाद आरओसी ये कंफर्म था कि भैया कंपनी का जो स्टेट ऑफ अफेयर है या बिजनेस है वो अनसेटिस्फाइड है, तो आरओसी सेकंड नोटिस बोल सकता है। सेकंड नोटिस में आरओसी क्या मंगाएगा? कंपनी को कहेगा बुक्स लेके आओ। किस लिए? इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, अब इंस्पेक्शन के लिए बुक लेके आओ, इंस्पेक्शन के लिए बुक आई। अब सेक्शन 206 सबसेक्शन 4 कहता है जब आरओसी के पास आपने इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन वगैरह सबमिट की, फॉर एग्जांपल बुक्स वगैरह सबमिट की, उसके बेसिस पे आरओसी अगर सेटिस्फाइड है, आरओसी अगर सेटिस्फाइड है कि बिजनेस ऑफ द कंपनी चलाया जा रहा है, किस लिए, बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस से चला जा रहा है और नॉट इन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट है। अगर आरओसी इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, रिप्रेजेंटेशन कैसे, जो कंपनी ने फर्स्ट नोटिस का जवाब दिया होगा, सेकंड नोटिस का जवाब दिया होगा, इंफॉर्मेशन जो कंपनी ने बुक्स वगैरह लाए होंगे, उनके बेसिस पे आरओसी सेटिस्फाई है कि कंपनी का बिजनेस अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट पर्पस से लिए चल रहा है और नॉट इन कंप्लायंस ऑफ दिस एक्ट है, तो आरओसी रूब प्रोवाइड करेगा। किसको? कंपनी को। रूब का मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। सीजी सेटिस्फाइड अगर होता है कि सरकमस्टेंस ऐसे हैं, मतलब ये समय की ये मांग है कि समय को वेस्ट नहीं करना है, इस वक्त ऐसी समय की मांग है, तो रूब मत प्रोवाइड करो, सीधा कंपनी के ऑफिसर से इंक्वायरी करो। द बेस्ट एग्जांपल जो क्लासेस में दिया था, शायद डेलॉइट का केस डिस्कस किया था, फोर्टिस हॉस्पिटल वाला, 458 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, जहां पर सीधा डेलॉइट ने जब कंप्लेन की, आरओसी ने सीधा पूछताछ शुरू की कि भैया इंक्वायरी सीधा शुरू कर दी, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट बाद में मंगाएंगे, पहले इंक्वायरी बताओ। चले जी,
आगे इंक्वायरी करने के बाद अगर ये कंफर्म हो गया बिजनेस फ्रॉडुलेंट पर्पस से चल रहा था तो पेनल्टी लगेगी कौन सी, 447 पेनल्टी का तो एक ही सेक्शन है 447 टू ऑल गिल्टी, ठीक है। आगे सीजी डायरेक्शन दे सकता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय इट, कि कोई व्यक्ति जो स्पेसिफाइड ऑफिसर होगा वो इसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। ये सब स्पेस फॉर एनालिसिस जिन्होंने टारगेट 60+ लिया है वो फिल कर चुके होंगे। खैर आप जो रिवीजन देख रहे हैं वो केवल रिवीजन टाइप इसे सेक्शंस को देखते जाएं। सेक्शन 207 कहता है 206 के आगे की सीरीज बनती है। अगेन 207 कहता है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय, जब भी आरओसी मंगवाएगा और इंस्पेक्टर मंगवाएगा क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह 206 के अंदर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कंपनी के डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय की। क्या मंगाया उसने कि भैया जो उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए हैं उन्हें प्रोड्यूस करो, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन वगैरह मंगवाई है उन सबको फर्निश करो, और इसके अलावा सारी मदद उन्हें दो जो कि उन्हें चाहिए। दोबारा से 206 सबसेक्शन 1 याद करो, फर्निश द इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन फर्निश करो, प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, वो प्रोड्यूस करो, जो मदद चाहिए वो मदद उन्हें दो। ठीक हो गई इतनी बात। आगे 207 सबसेक्शन 2, 206 के सबसेक्शन याद कर लेना, खासकर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसे खास सबसेक्शन 4। 207 में सबसेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। आगे पावर ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर शुरू करूं, चले। रजिस्ट्रार जो कि इंस्पेक्शन कर रहा है या फिर इंक्वायरी कर रहा है 206 में, इस इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के टाइम पर क्या कर सकता है, ये जो उसके पास बुक्स आई है ना, ये उनकी कॉपीज अपने पास रख सकता है या फिर उनके ऊपर प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकता है, प्लेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकता है। कौन आरओसी या फिर इंस्पेक्टर, आरओसी और इंस्पेक्टर ये काम ये कर सकते हैं, ठीक है ना। चले फिर सबसेक्शन 3 पर आए, कहता है आरओसी और इंस्पेक्टर जो है ना, जो इंस्पेक्शन या इंक्वायरी करेंगे उनके पास वो सारी पावर है, क्वाजी जुडिशियल पावर जिसे हम कहते हैं, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में लिखी हुई है। अच्छा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कौन सी पावर दी गई है, ये बात तो लगभग हर चैप्टर के अंदर हर अथॉरिटी के पास ये पावर होती है। पहला, किसी भी व्यक्ति को बुलवाना और उसकी अटेंडेंस को इंश्योर करवा के उसका एग्जामिनेशन करना कसम दिलवाकर, मतलब गवाह के रूप में किसी को बुलाना, मैं कसम खाता हूं जो कहूंगा, सच के सिवा नहीं कुछ नहीं कहूंगा, ये पावर कोर्ट के पास होती है, तो ये पावर इनके पास भी है, ठीक है। दूसरा, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी बुक्स और अदर डॉक्यूमेंट को ढूंढना और पेश करवाना, ढूंढना डिस्कवरी, प्रोडक्शन मतलब पेश करवाना, इंस्पेक्शन करवाना किसी भी बुक्स का, रजिस्टर का ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम। ये भैया ये 3-4 पावर ऐसी हैं जो कि हर अथॉरिटी के पास होंगी, हर चैप्टर में आपको मिलेगा, चाहे पीएमएलए हो, चाहे आपका कंपनी लॉ हो, चाहे मतलब हर अथॉरिटी के पास आपको ये मिलनी है पावर। चलिए, तो ये 207 है। रिकॉल करें 207 में पहला पॉइंट क्या था, 207 में पहला पॉइंट था कि भैया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मांगा गया वो पेश करें। 207 फिर कहता है कि रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर के पास पावर है कि वो उन पे मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लगा सकते हैं, उनकी कॉपी ले सकते हैं। 207(3) कहता है कि भैया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर जो पावर है वो इनके पास भी है, तीनों पावर। पहली पावर, किसी भी डॉक्यूमेंट को ढूंढो और पेश करो, किसी भी व्यक्ति को बुलाओ और उसकी एग्जामिनेशन करो कसम दिलवाकर, और तीसरा इंस्पेक्शन करो किसी भी बुक्स वगैरह का, ठीक है। 208, 206 और 207 के बाद की एक्सटेंशन है, मतलब 206 और 207 में इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करने के बाद, 206 में डॉक्यूमेंट मंगवाए, 207 में इंस्पेक्शन किया और इंक्वायरी वगैरह 206 में करने के बाद अब एक रिपोर्ट बनेगी। कौन रिपोर्ट बनाएगा, किसने किया ये इंस्पेक्शन या इंक्वायरी, आरओसी और इंस्पेक्टर ने, तो ऑब्वियसली यही रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाएंगे 206 और 207 की इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के बाद, और ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे सीजी को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इस रिपोर्ट के साथ वो कह सकते हैं सीजी को कि सीजी वी वुड रिकमेंड कि कंपनी का फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाए इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक हो गई। ये किसने कहा, आरओसी ऑब्लिग इन्वेस्टर ने। किसको कहा, आरओसी ऑब्लिग इंस्पेक्टर ने। किसको कहा, सीजी को। किस बात के लिए कि इन्वेस्टिगेशन करो, मतलब इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करो, किसका, कंपनी के स्टेट ऑफ द अफेयर्स का। 208 में रिपोर्ट बनी। 209 सर्च एंड सीजर। अगर आरओसी और इंस्पेक्टर को ये उन्हें रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव उनके पास हैं
ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन देयर पोजीशन कि कोई बुक्स इन रिलेशन टू, ध्यान रखना, कंपनी, डायरेक्टर, केएमपी, ऑडिटर, सीएस, कंपनी, ऑडिटर, डायरेक्टर, सीएस, केएमपी, लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड और ऑल्टर्ड, कंपनी ये गड़बड़ करने जा रही है फ्यूचर में। एग्जाम्पल दिया होगा अपनी क्लासेस में, MRMGF, रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल, सारे टारगेट 60+ वाले अगर सुन रहे हैं तो उनको रिकॉल होने चाहिए। रियल वर्ल्ड के जो जो एग्जाम्पल दिए थे, एक एक एग्जाम्पल माइंड में दोहराओ। चलिए, तो फिर अब क्या कर सकते हो? आरओसी और इंस्पेक्टर, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ये डॉक्यूमेंट गड़बड़ कर सकती है तो एंटर करो, और जहां पर ये बुक्स केप्ट की गई हैं और इन बुक्स को सीज कर दो। मैक्सिमम 180 डेज का पीरियड आपको सीजर के लिए मिलेगा, मगर आप इसका एक्सटेंशन भी 180 डेज के लिए ले सकते हो। मगर ये सारी कार्यवाही सर्च एंड सीजर की, ध्यान रखना, केवल आफ्टर अप्रूवल ऑफ द स्पेशल कोर्ट होगी। स्पेशल कोर्ट कौन सा कोर्ट? वो सेक्शन 435 के अंदर मेंशन है स्पेशल कोर्ट, वही, ठीक है। क्यों बनाया जाता है वहां पर जाकर पर्पस बताया हुआ है। खैर, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कंपनी लॉ में जो है उन्हें निपटाने के लिए बनाया जाता है। रिकॉल करवा दूं। अब आते हैं सेक्शन 210। 210 कहीं सुना है, अभी बताया था 2 मिनट पहले। 208 में रिपोर्ट बनेगी तो रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन दी जा सकती है कि इन्वेस्टिगेशन करो इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जब इन्वेस्टिगेशन आरओसी और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पे होती है तो कहाँ पर होती है? 210 में। क्या यही कारण है इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी का? ना, इसके अलावा 2 रीजन और है। वो क्या है? सीजी, कहता है सीजी ऑफ द ओपिनियन कि रिपोर्ट 208 में जो आई, या कंपनी खुद एसआर पास के करके कहे कि सर जी हम चाहते हैं सीजीजी कि हमारा एक बार इन्वेस्टिगेशन करवा दो, या फिर सीजी को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसका इन्वेस्टिगेशन करवा देना चाहिए, तो सीजी में, ध्यान रखना में है, में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बट कई बार सीजी को डायरेक्शन मिलती है। अच्छा, सीजी को डायरेक्शन कौन देता है? ट्राइब्यूनल देता है। सीजी को ऑर्डर देता है तो फिर सीजी शेल। अच्छा, कब देता है ऑर्डर? लिंक करना 210 को सेक्शन 213 के साथ, ये एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। 213 में अभी देखेंगे। अब कोर्ट और ट्राइब्यूनल जब जब सीजी को 213 में आदेश देता है तब तब सीजी जो है ऑर्डर करना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई भी व्यक्ति जो कंप्लेन सबमिट कर रहा है कि कंपनी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करो, उसे 25,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, बट रिफंड हो जाएंगे अगर उसकी कंप्लेन सही निकलती है और कंपनी के या ऑफिसर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाती है। प्रोसिक्यूशन कहाँ पर है? प्रोसिक्यूशन सेक्शन 224 में देखेंगे। प्रोसिक्यूशन सेक्शन 224 के अंदर हम जाकर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर आया 211, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द SFIO। SFIO मतलब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। भाई साहब, बड़े बड़े जब स्कैम होते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर के स्कैम होते हैं, याद होगा एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस, नेगेटिव मतलब लॉस था बैलेंस शीट में, बावजूद भी एसबीआई ने ग्रैंड थॉर्टन की 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन के बेसिस पे 4,000 करोड़ का लोन दे डाला। ग्रैंड थॉर्टन की वो 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन जो ना जाने कहां से आई, जबकि एक ऑडिटर ने वैल्यूएशन निकाल के दी थी 190 करोड़, ग्रैंड थॉर्टन ने 10,000 करोड़ निकाल के दी। एसबीआई का 4,500 करोड़ रुपए इस वजह से डूब गया। ऐसे सीरियस फ्रॉड जो हुए इंडस्ट्री में, वहां पर अब राणा कपूर साहब का केस कहां है आजकल? SFIO। तो SFIO मतलब जो सीरियस कॉर्पोरेट स्कैंडल्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये संस्था बनाई गई है। और जो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है। और ये एक तरीके का ना, मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक विंग है, जो रॉ है ना हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये उनकी इकोनॉमिक विंग को जो है हटाकर SFIO बना दिया गया था। तो SFIO मतलब सीरियस अपराधों पे ध्यान देते हैं ये बस, ठीक है। SFIO में कौन कौन आता है? हेडेड बाय डायरेक्टर, कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड। हाँ जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बैंकिंग, कॉर्पोरेट अफेयर्स, टैक्सेशन, फॉरेंसिक, कैपिटल मार्केट, IT, लॉ, सच अदर फील्ड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा तो नहीं है, मगर फिर भी वो कह सकता है कि कौन कौन आ सकता है, क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है, चांसेस बड़े कम हैं इसके ऊपर आ जाए। 212, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी बाय द SFIO। SFIO इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? हाँ, करता है। SFIO इन्वेस्टिगेशन कब करता है? मैंने कहा 210 में कब होता है? 210 में 208 की रिपोर्ट के बेसिस पे होता है। उसी 208 की रिपोर्ट में अगर लिखा जाए फ्रॉड बहुत ज़बरदस्त है, तो फिर
SFIO के पास केस चला जाएगा। अच्छा, 208 की रिपोर्ट हो गई। उसके बाद 210 में और इन्वेस्टिगेशन का कारण कौन सा है? 210 में इन्वेस्टिगेशन का कारण है SR कंपनी ने पास किया। यहां पर भी अगर मेंबर्स ने SR पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा देखा बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड लग रहा है, ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट स्कैंडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट SFIO को भेज देगी। उसके बाद तीसरा रीजन क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज सेम है। उसके बाद फोर्थ रीजन यहाँ पर एक और है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज का के ऊपर एक एलिगेशन था कि उन्होंने जो KMT फील्ड है कर्नाटका के अंदर, जहाँ से ऑयल निकलता है, कावेरी, मुक्ता एंड ताप्ती नदियां जहां पर मिलती हैं, वहां से जहां तेल निकलता है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रही थी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज से। और लेटर ऑन फिर केस को ट्रांसफर किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इस संस्था को SFIO जो कि इक्विप्ड है पूरी तरह से मैनेज करने के लिए। सिमिलरली अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट रिकमेंड करता है तो भी केस यहाँ पर CG जो है यहाँ पर SFIO को रेफर कर सकती है। ठीक है, आगे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इन चारों के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय द ऑर्डर असाइन द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ सेट कंपनी टू SFIO। बट ध्यान रखना, अगर SFIO किसी केस को संभालता है तो अब कोई और एजेंसी उस केस को नहीं संभालेगी। अगर शुरू करना है तो शुरू ही नहीं करेगी, और अगर कर चुके हैं तो जितनी प्रोसीडिंग हुई है सारे के सारे उठा के फाइलें अब SFIO को दे दो, क्योंकि अब आगे की सारी कार्यवाही SFIO ही चलाएगा। SFIO अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको सबमिट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। सारे कंपनी के ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज, सब कंपनी खुद पूरी मदद करेंगे SFIO को। जो इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो आपको देनी ही पड़ेगी। ऑफेंस अगर 447 के अंदर आपने कोई कमिट किया है, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि 447 के अंदर फ्रॉड है, अगर कोई कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने ऐसा कोई फ्रॉड किया है तो फिर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल, ये अमेंडमेंट थी, ध्यान रखना। अगर कईयों ने काफ़ी साल 2017 में कोई कोचिंग लगाई थी, 18 के शुरू में लगाई थी, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कुछ और हुआ करता था। 212 सबसेक्शन 6 का एक रेफरेंस था जो अब दूर हो गया है, तो इस बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है 447 के अंदर, यानी कि कंपनी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो फिर वो अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। और फिर ऐसे किसी भी अपराधी को बेल बिल्कुल नहीं दी जाएगी जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उस बेल को अपोज करने का मौका ना मिले। और उस बेल के अपोज करने के मौके के बाद, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ऑब्जेक्शन के बाद भी जज साहब को लगे कि यार कोई दिक्कत नहीं, इसे बेल दे देनी चाहिए, तभी बेल दी जाएगी, अदरवाइज बेल नहीं दी जाएगी, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, प्रोवाइडेड बेल दी जा सकती है बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स को, वुमेन को, सिक को, इनफर्म को रिलीज किया जा सकता है अगर स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट। अच्छा, स्पेशल कोर्ट कहां से आ गई बेटा? फ्रॉड है तो स्पेशल कोर्ट के पास। जहां भी जेल जाने का मामला आएगा वो डिसीजन NCLT नहीं, स्पेशल कोर्ट लेती है, एक बात समझ लेना। ठीक है, स्पेशल कोर्ट तब तक किसी मामले को अपने संज्ञान में नहीं लेगी, यहां पर तब तक कोई मामला स्पेशल कोर्ट के पास नहीं आएगा जब तक कि स्पेशल कोर्ट के पास कंप्लेन फाइल ना हो। ध्यान रखना, इवन दो दे आर कॉग्निजेबल ऑफेंस, इवन दो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल मतलब बहुत सीरियस ऑफेंस है जहां पर सीधा गिरफ्तारियां हो सकती हैं, मगर स्पेशल कोर्ट के पास मामला तब तक नहीं जाएगा जब तक कि स्पेशल कोर्ट के पास एक कंप्लेन, फॉर्मली कंप्लेन जमा ना करा दें। कौन? डायरेक्टर SFIO या फिर कोई और इन्वेस्टिगेटर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो। ठीक है, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीन टर्म्स ध्यान रखना। डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ द SFIO किसी भी व्यक्ति को जो कि 447 का दोषी हो उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पेश किया जाता है स्पेशल कोर्ट के सामने, और स्पेशल कोर्ट को कंप्लेन फाइल किया जाता है। ईच पर्सन टू बी टेकन टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। SFIO जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको सबमिट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट के बेसिस पर प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही शुरू करती है अंडर सेक्शन 224। अभी हम देखेंगे प्रोसिक्यूशन सेक्शन 224 में होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चले अब एक बात ध्यान रखना इस पैराग्राफ का, कहता है वेल द रिपोर्ट whether interim or final as submitted to the CG state that fraud has taken place in the company and due to such fraud any director, KMP, other officer of the company or any other person or entity has taken undue advantage
has taken undue advantage, the central government may file an application before the tribunal for appropriate order with regard to disgorgement of such assets, property or cash, and also for holding such a director, KMP, any officer personally liable without any limitation of liability. ये पैरा लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 में आई, जो कि पहले 2 मई 2020 के लिए एप्लीकेबल थी। इसे मैंने अमेंडमेंट वीडियोस के थ्रू भी समझाया था, जो रिवीजन सुन रहे होंगे, और अब आगे वाले सारे अटेम्प्ट वाले जो अभी सुन रहे हैं ध्यान से सुनना। एक्चुअल में पूरा अगर ये सेक्शन पढ़ लो 212, तो इसमें एक दिक्कत ये थी कि आप सारी कार्यवाही लिमिट कर रहे हो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी पर। गिरफ्तारी की, किसी ने फ्रॉड किया, आपने गिरफ्तारी की, बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट अबाउट द रिकवरी? जो उसने इतना कमाया, जो एबनॉर्मल गेन उसने कमाया, उसकी रिकवरी के लिए सेक्शन कुछ नहीं कहता था। तो इसलिए कहा गया कि अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ है, क्योंकि किसी डायरेक्टर, KMP, अदर ऑफिसर और एनी अदर एंटिटी ने अनड्यू एडवांटेज कमाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट NCLT को एप्लीकेशन फाइल करेगी कि भैया डिसगॉर्जमेंट कर लिया जाए, जो भी उसने नाजायज फायदे उठाए उन सबको जब्त कर लिया जाए। डिसगॉर्जमेंट का मतलब होता है जब्त करना, फोरफिट करना। डिसगॉर्जमेंट एंड सीजर में क्या फर्क है? सीजर होता है टेम्पररी जब्त करना, डिसगॉर्जमेंट या फोरफिचर का मतलब होता है परमानेंट जब्त कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनीज अरेस्ट इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन बाय द SFIO रूल 2017 इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अरेस्ट के लिए किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट करते हो 447 में SFIO के द्वारा गिरफ्तारी की जाती है, तो इसके लिए कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 1 कहता है, अगर आप गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी के अलावा किसी और कंपनी पे एक्शन लेना चाहते हैं, तो फिर ये एक्शन कौन लेगा? 3 लोग, या तो डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर। किसके? SFIO के। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी और फॉरेन कंपनी है, और अगर उन्हें पूरा यकीन है कि दैट पर्सन इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 212 ऑफ द एक्ट, मतलब 212 में कौन से ऑफेंस हैं? दैट इज फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, तो वो गिरफ्तार कर सकते हैं। कब? दोबारा से रिकॉल करो, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोसेशन रीजन टू बिलीव, तो गिरफ्तारी हो सकती है। ठीक है, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर SFIO शेल बी द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर द डिसीजन रिलेटिंग टू अरेस्ट, मतलब ही विल इशू एन ऑर्डर, और उसके बाद गिरफ्तारी ये 3 लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद अगर गवर्नमेंट कंपनी या फॉरेन कंपनी होगी, तो पहले गिरफ्तारी से पहले आपको CG की एक अप्रूवल लेनी पड़ेगी। परंतु अगर गवर्नमेंट कंपनी होगी, तो गवर्नमेंट कंपनी में कोई गिरफ्तारी करने से पहले आपको उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर फ्रॉड ही टॉप मैनेजमेंट ने किया है, अगर टॉप मैनेजमेंट ने ही गड़बड़ की है, तो फिर आपको कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के जो पर्सन इन चार्ज है, मतलब हेड ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उनकी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति जो होंगे, उनकी अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। तो दोबारा से रिकॉल करते हैं, अदर देन गवर्नमेंट और फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर 447 में फ्रॉड हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी वगैरह में या फॉरेन कंपनी में अगर अगेन 447 का फ्रॉड हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेके गिरफ्तारी कर सकते हो, गवर्नमेंट और फॉरेन दोनों में। बट गवर्नमेंट में इन एडिशन आपको MD वगैरह और या पर्सन इन चार्ज की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आप MD वगैरह के खिलाफ भी ही एक्शन लेने जा रहे हो, तो फिर आपको ये सूचना वगैरह देनी पड़ेगी किसको? सेक्रेटरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल है, ध्यान रखना, और इन लोगों को क्या है? इंटीमेशन है। इन लोगों को इंटीमेशन है, तो वर्ड ध्यान रखना, इन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे फिर अरेस्ट ऑर्डर पास करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपकी पोजीशन में है वो सारा ऑफिस में जमा कराना। ऑफिस कौन सा? SFIO का। तो ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर SFIO सील्ड एनवलप में चला जाएगा। वहां पर जाते ही जैसे ही आपने अरेस्ट को अंजाम दिया, किसी को गिरफ्तार किया, तो वहां पर एक एंट्री कर दी जाएगी रजिस्टर में, जो रजिस्टर वहीं पर मेंटेन होगा और एंट्री इमीडिएटली हो जानी चाहिए। जैसे ही आपने सबूत वगैरह डायरेक्टर के पास दिया, ऑफिस ऑफ द SFIO के डायरेक्टर के ऑफिस में भेजे, वैसे ही इमीडिएटली उनकी एंट्री वहां पर हो जानी चाहिए। ये जो अरेस्ट ऑर्डर है, जो कि डायरेक्टर SFIO या असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि डायरेक्टर SFIO ने पास किया होगा,
तो फिर इस ऑर्डर को 5 साल तक प्रिजर्व रखा जाएगा, 5 साल तक। अच्छा, 5 साल कहाँ से? मान लीजिए 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और फाइनल ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट। अगर उस जजमेंट को आगे एपिलेट कोर्ट में कोई नहीं लेके गया, बट अगर ट्रायल कोर्ट के बाद आप एपिलेट कोर्ट में भी गए हो तो एपिलेट कोर्ट के ऑर्डर के 5 साल तक उस जजमेंट को संभाल के रखा जाएगा। जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रखा जाता है ना, वैसे इस ऑर्डर की कॉपी भी 5 साल तक रखी जाएगी। ये था एसएफआईओ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आते हैं 213, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये 210 क्या था, 212 क्या है और 213, इन तीनों में फर्क क्या है? देखो भाई, 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हुआ, 212 में सीरियस फ्रॉड के केस में इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हुआ। बट 210 का कहीं ना कहीं बेस बनता है, कहीं ना कहीं 210 या 212 का बेस बनता है 213, क्योंकि 213 मैंने 210 से लिंक भी किया था कि 213 के अंदर ट्राइब्यूनल जो है डायरेक्शन देता है सीजी को कि इन्वेस्टिगेशन करो, और जिसकी ट्राइब्यूनल के डायरेक्शन के बाद जो है ना सीजी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है उसे। तो ये 213 में वही ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन ले जाने का प्रोसीजर बताया गया है कि अब आप ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन अगर देना चाहते हो फॉर द इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो कैसे दे सकते हो? तो तो ट्राइब्यूनल एप्लीकेशन अगर रिसीव होगी एटलीस्ट 100 मेंबर्स के द्वारा या मेंबर्स हैविंग 1/10 ऑफ द वोटिंग पावर के द्वारा, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है और नहीं है तो 1/5 ऑफ द मेंबर के द्वारा एप्लीकेशन सबमिट होगी अलोंग विद द नेसेसरी एविडेंस। या फिर अगर कोई भी और व्यक्ति, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति अगर ट्राइब्यूनल को आके कहता है कि सर जी कंपनी का बिजनेस जो है वो डी फ्रॉड के लिए बनाया जा रहा है, मतलब फ्रॉड करने के लिए बनाया जा रहा है। एग्जाम्पल दिया था, दिल्ली में कंपनी आई टिम्बर वर्ल्ड, कहा हमें 5,000 रुपए दो, हम आपको पेड़ देंगे, 15 साल बाद 2 लाख रुपए हमसे ले लेना क्योंकि हम चंदन का पेड़ लेंगे। ये फालतू का काम था कि नहीं? एग्जाम्पल याद होंगे टारगेट 60+ वालों को, रियल वर्ल्ड के ये सारे एग्जाम्पल हुए थे, याद है? तो फिर अगर कंपनी का पर्पस ही डिफ्रॉड करना है, या फिर पर्सन कंसर्न इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसफीजांस। मिसफीजांस का मतलब है विश्वास तोड़ना, तूने दिल मेरा तोड़ा, मिसफीजांस। या फिर कंपनी इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अपने मेंबर को इंक्लूडिंग द कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो 3 फैक्टर हैं। मेंबर कब कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? मेंबर फाइल कर सकते हैं अगर मान लीजिए एलिजिबिलिटी उनकी क्या है, 100 मेंबर्स या 1/10 ऑफ द मेंबर्स, या फिर 1/5 अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, ट्राइब्यूनल के पास नेसेसरी एविडेंस लेके जा सकते हैं। कोई भी और व्यक्ति, मतलब क्या एक मेंबर भी एप्लीकेशन सेकंड पॉइंट में ले जा सकता है? द आंसर इज यस। कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय, क्रेडिटर, मेंबर जो एलिजिबल नहीं हो ऊपर वाले पॉइंट में, वो भी यहां आ सकता है। अब मगर उन्हें प्रूफ बड़ा पॉइंट करना पड़ेगा। वो क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, कंपनी के जो लोग इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट दे आर गिल्टी ऑफ द फ्रॉड और मिसफीजांस, और कंपनी इंफॉर्मेशन छुपा रही है इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन इन रिलेटिंग टू द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो फिर सीजी को डायरेक्शन इशू कर सकता है ट्राइब्यूनल टू इन्वेस्टिगेट, और सीजी शेल, सीजी ऑप्शन नहीं है, सीजी शेल ऑर्डर वन और पर्सन वेयर अपॉन द इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रूव डेट। अब सीजी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफर, इन्वेस्टिगेशन का ही ऑर्डर, और उसके बाद ये प्रूव हो गया इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर, जो पर्सन है प्रूव हो गया इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर कि ये जो पहले 2 पॉइंट थे ना, बिजनेस जो है डिफ्रॉड के लिए चल रहा है, या पर्सन इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट और फॉर्मेशन इज गिल्टी ऑफ द मिसफीजांस और फ्रॉड, तो इन सभी को 447 के लिए फ्रॉड का दोषी ठहराया जाता है और इनको 447 की सजा होती है। ठीक है, तो ये लिंक दिया हुआ है कि भैया 213 के ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल के बेसिस पे 210 का जन्म होता है, और इसी के बेसिस पे 216 का भी जन्म होता है। 216 क्या कहता है? ऑर्डर इनटू द इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, 216 बात करता है। तो 216 का भी जन्मदाता कौन है? 213। 210 का भी जन्मदाता कौन है? 213। ठीक है, फिर 214 सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। भाई साहब, आप कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल करवाना चाहते हो, सीजी के पास आप गए, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय द सीजी अंडर सेक्शन 210 और 213 के अंदर, यानी कि चाहे 216 में इन्वेस्टिगेशन ऑफर हो, सीजी इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से पहले एप्लीकेंट जिसने भी कंप्लेन फाइल की है उसे कहेगी सिक्योरिटी दो, कितनी? 25,000 रुपये की। बट ये पैसा हम वापस कर देंगे अगर इन्वेस्टिगेशन के कारण प्रोसिक्यूशन हो जाता है। मतलब 224 के अंदर सीजी
उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करती है। यानी कि इफ द इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू द प्रोसिक्यूशन देन होल अमाउंट सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट फॉर लॉजिंग अ कंप्लेंट शैल बी रिफंडेबल। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 215 फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन नोट टू बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। ध्यान रखना, इंस्पेक्टर कौन बनेगा? केवल इंडिविजुअल, ना फर्म, ना बॉडी कॉर्पोरेट, ना एसोसिएशन। बस इतना सा सेक्शन है। फिर आता है सेक्शन 216, लिंक करो 213 से। और ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल हुई थी, ट्राइब्यूनल ने उस एप्लीकेशन के बेसिस पे सीजी को डायरेक्शन दी कि इन्वेस्टिगेशन करो, और उसी डायरेक्शन के बेसिस पे सीजी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है 216 के अंदर। बट 216 के अंदर इन्वेस्टिगेशन 210 से किस तरीके से अलग है? 210 के अंदर कंपनी के बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और 216 के अंदर कंपनी के ओनरशिप का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। से फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रिलायंस जियो लिमिटेड में आपसे पूछा जाए कि कंपनी के मेंबर कौन हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ऑब्वियसली मुकेश अंबानी हैं, उनके बच्चे अनंत अंबानी और नीता भाभी हैं शायद। अगर आपको पता लगे कि वहां पर पैसा मैंने भी लगाया हुआ है, रिलायंस जियो में पैसा मैंने भी लगाया हुआ है, परंतु नाम अंबानी फैमिली का है क्योंकि मैंने अपना कैश एडजस्ट कर रखा है, या मैंने खूब पैसा वहां पर लगाया हुआ है और वहां डिसीजन मेकिंग के लिए मेरा भी काफी हाथ रहता है, तो फिर अगर वहां किसी व्यक्ति को शक हो जाए कि सर जी कोई ऐसा व्यक्ति है पोपली नाम का जो सामने नहीं आ रहा मगर जो पीछे है बैठा है, जो शेयर लेके बैठा है, अगर वो कंप्लेन करे और सीजी को हो जाए शक कि पोपली नाम का कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे बैठा है जो कंपनी के डिसीजन को नियंत्रित कर रहा है मगर वो सामने नहीं आ रहा, तो सीजी कह सकती है इन्वेस्टिगेशन होगी इनटू द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन कब होती है? जब पर्दे के पीछे बैठकर कोई व्यक्ति पैसा लगा रहा है कंपनी में मगर अपना नाम सामने नहीं आने दे रहा। सहारा रियल एस्टेट लिमिटेड, नाम सहारा सुनते ही दिमाग में आ जाते हैं सुब्रत और राय सहारा। कितनी होल्डिंग थी? 0.03%, बट सारा कंट्रोल उनके पास था, सारा पैसा उनका लगा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो सीजी मे अपॉइंट इंस्पेक्टर टू फाइंड द ट्रू पर्सन हु हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी एंड हैव बीन एबल टू कंट्रोल द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। सीजी शैल अपॉइंट इंस्पेक्टर इफ डायरेक्शन बाय द ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 213 रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन इन रिगार्ड टू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अब जब सीजी 216 के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करेगी तो सीजी उसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर यह भी बता देगी कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या कवर किया जाएगा, कितने टेन्योर की इन्वेस्टिगेशन होगी, कितने महीने में कंप्लीट होगी, और एनी अदर मैटर जो भी जरूरत पड़े। ठीक है, चलिए हमने किया सेक्शन 206 सबसेक्शन 2, जहां पे मैंने कहा एम्प्लॉइज ऑफिसर वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करो। अब वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे एम्प्लॉइज वगैरह, उनसे इंफॉर्मेशन पूछी गई, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटर वगैरह ने जम के इंफॉर्मेशन पूछी, उन्होंने सच बयान कर दिया एम्प्लॉइज का ने कि भाई हमारा मालिक चोर है। अब प्रूव हो गया एम्प्लॉय के कहने पे कि मालिक चोर है, मालिक की रेल लगा दी कंपनी लॉ वालों ने। उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, या फिर प्रोसिक्यूशन से बच गया मगर उसने कसम खाई, मम्मी कसम बेटा एम्प्लॉय अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसने एम्प्लॉय के खिलाफ क्या किया? या तो उन्हें ड्यूटी से भगा दिया या सस्पेंड कर दिया, पनिश किया उन्हें डिसमिसल करके या रिमूवल करके, या फिर उनकी टर्म्स चेंज कर दी, फॉर एग्जांपल सैलरी कम कर दी। अगर ऐसी हरकत की, पढ़िए, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन, ये दो वर्ड्स कहां से आए? इनका लिंक है सेक्शन 219 के साथ में, वो अभी पता लग जाएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है 210 के अंदर, 212 के अंदर, 213 के अंदर, 216 के अंदर, 219 के अंदर, और कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन 219 से आए हैं, अभी पता लग जाएगा वो क्या कर रहे हैं। या तो एम्प्लॉइज को जॉब से हटा रहे हैं, या उसको डिसमिसल रिमूवल कर रहे हैं, या फिर उसकी सैलरी रिडक्शन कर रहे हैं। तो एनी सच कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा करने से पहले आपको ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बट ज़्यादा सेफगार्ड किया नहीं है लॉ मेकर ने एम्प्लॉय को। क्यों?
खुला ही छोड़ दिया है, जबकि सेफगार्ड करना चाहिए था। कहता है जब आप प्रायर अप्रूवल के लिए ट्राइब्यूनल के पास आएंगे तो ट्राइब्यूनल को 30 दिन के अंदर अंदर जो भी जजमेंट देना है देना पड़ेगा। इतना प्रेशर है हमारे ट्राइब्यूनल के ऊपर, 30 दिन में कहाँ एप्लीकेशन का नंबर आता है आगे। बट अगर ट्राइब्यूनल का कोई नो ऑब्जेक्शन नहीं आया, अगर कोई रिप्लाई भी नहीं आया या कोई रिप्लाई भी नहीं आया मान लो, या कोई भी नो ऑब्जेक्शन भी नहीं आया, तो कंपनी उस एम्प्लॉय को हटा सकती है, पनिश कर सकती है, रिमूव कर सकती है, मतलब ये काम कर सकती है। तो क्या हुआ खास, कोई तो आपने उसको सेफगार्ड एम्प्लॉय को दिया ही नहीं। एक तो वो उससे गवाही ले लेंगे, दूसरी बात कंपनी उसका तेल निकाल देगी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल ने कहा कि जी ये तो गलत है, और अगर ट्राइब्यूनल ने कहा ये तो गलत है और आप इस एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते, तो ट्राइब्यूनल के इस ऑर्डर के खिलाफ कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पर्सन अपील फाइल कर सकते हैं। किसके खिलाफ? ट्राइब्यूनल के खिलाफ। कहां पर? एपेलेट ट्राइब्यूनल को। एपेलेट ट्राइब्यूनल को अपील फाइल कर सकते हैं। अब यहां पे एक और गड़बड़ लॉ मेकर ने की, आपने उसको दे दिया, कंपनी को और बॉडी कॉर्पोरेट को और किसी और पर्सन को अधिकार दे दिया, बट व्हाट अबाउट द एम्प्लॉय? एम्प्लॉय को भी तो अधिकार दे देते बेचारे को, वो गरीब आदमी की जॉब भी जा रही है, उसको अपील करने का भी अधिकार नहीं है। तो सवाल भी उठा पेपर में, क्या वो अपील फाइल कर सकता है? इस सेक्शन में तो नहीं कर सकता, बट क्या नॉर्मली अपील फाइल कर सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल को? हाँ, जो एनसीएलटी के सेक्शन है ना 408, 409, 410, जहां एनसीएलटी एनसीएलटी की बात हुई है, फिर उनको अपील फाइल करने का प्रोसीजर 418 एंड ऑनवर्ड्स में डिस्कस किया है वहां पे। तो इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है जिसमें प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं जिसकी बात करूंगा। फिलहाल 219, पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द रिलेटेड कंपनीज। क्या मतलब? इसका मतलब है मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 210 में, 212 में, 213 में, इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। और इसी इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लीजिए इंस्पेक्टर को लगता है या इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि भैया जरूरी है इन्वेस्टिगेशन करना, किसका? किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का, जो कि या तो सब्सिडरी है या होल्डिंग है, या फिर होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है। दोबारा सुनना, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, जो कि या तो सब्सिडरी है या फिर होल्डिंग है, या फिर होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है। मतलब सब्सिडरी मतलब औलाद, होल्डिंग मतलब बाप, एंड होल्डिंग की एक और सब्सिडरी मतलब बाप की एक और औलाद, यानी कि सिस्टर कंसर्न। तो उनका इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, या फिर किसी और बॉडी कॉर्पोरेट का भी हो सकता है, जो कि मैनेज की जाती है आपकी कंपनी के एमडी और मैनेजर के द्वारा, एसोसिएट कंपनी वगैरह, इनका भी हो सकता है। ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है कि एसोसिएट का हो सकता है, तो इफ दे आर मैनेज्ड बाय, तो यस। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, किसकी? इस कंपनी के डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन पे काम करती है, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उस कंपनी के डायरेक्टर की डायरेक्शन पे कोई भी काम करेगा तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। या फिर किसी पर्सन का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। पर्सन कौन? एमडी और मैनेजर वगैरह का। याद होगा अभी 218 के लिए जब मैंने एम्प्लॉय को निकालने वाले शब्द यूज कर रहा था, तो मैंने बॉडी कॉर्पोरेट और पर्सन कहा था। ये 219 कहा था, तो यहाँ पर्सन का मतलब एमडी और मैनेजर है, ये जो यहाँ पर 4th पॉइंट में दिया हुआ है। और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये 3 है बॉडी कॉर्पोरेट 218 में जो आई हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं, रिकॉल करना, रट्टा नहीं, एनालिसिस रहना चाहिए। He shall investigate under section 219 subject to the prior approval of the CG, यानी कि investigation into the affairs of the other body corporate or person is possible only subject to the prior approval of the CG। ठीक है। 220 सीजर ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय इंस्पेक्टर। अगर आपको याद हो तो सर्च एंड सीजर अभी भी किया था। हाँ, कहाँ पर? सेक्शन 209 के अंदर। सेक्शन 209 के अंदर जब आपने सर्च एंड सीजर किया था, तो ये 220 भी उसी की बात कर रहा है। हाँ, ये कहता है जी अगर इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंस्पेक्टर के पास रीजनेबल कॉस्ट बिलीव है कि कंपनी की बुक्स, पेपर रिलेटिंग टू कंपनी, एमडी, मैनेजर और अदर बॉडी कॉर्पोरेट या तो लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, ऑल्टर और म्यूटिलेटेड हो सकते हैं, तो फिर वो एंटर कर सकता है एंड सीज कर सकता है डॉक्यूमेंट को टिल द कंप्लीशन ऑफ द वाइंडिंग अप। सवाल उठा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 209 एंड सेक्शन 220? वैसे तो डिफरेंस सारा बुक में लिखा हुआ है A to Z। हाँ जी, क्या डिफरेंस है? 209 में इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के बेसिस पर सर्च एंड सीजर होता है। 220 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये काम होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 209 में बुक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्ट्रॉयड है, यहाँ पर भी सेम है, मगर डिफरेंस पे आते हैं। ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन के बेसिस पे होता है और ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। अगली बात, 209 में मैक्सिमम पीरियड कितना था सीजर का? 180 प्लस 180। यहाँ पर कितना है?
टिल द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। 209 में स्पेशल कोर्ट की अप्रूवल चाहिए थी, यहां किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए। 209 में किस किस का डॉक्यूमेंट गुम होने की संभावना थी? कंपनी, केएमपी, ऑडिटर, सीएस, यहां पे डायरेक्टर, book relating to company and managing director, manager और other body corporate are likely to be destroyed। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, 209 लगना है या 220 लगना है, इस बात का ध्यान रखना। अब फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि 222 और 221 का जन्म हुआ क्यों? 222 और 221 ये दो सेक्शन कौन से अभी बताता हूं, बट फिलहाल मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है या तो 216 में या फिर 210, 212 या 213 में। 216 में किस चीज की इन्वेस्टिगेशन? अभी पढ़ा, इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। उस इन्वेस्टिगेशन में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटर को लगता है भाई साहब कंपनी जो है इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए फ्रीक्वेंटली शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, कंपनी में फ्रीक्वेंटली शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर के लिए लिटरली इम्पॉसिबल हो चुका है इन्वेस्टिगेशन करना। तो फिर इन्वेस्टिगेटर जो है ट्राइब्यूनल को कह सकता है ट्राइब्यूनल साहब फ्रीज लगवाइए, शेयर्स के ट्रांसफर पर फ्रीज लगवाइए, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर 216 के कारण 222 का जन्म हुआ, जो कह सकता है कि भैया इन्वेस्टिगेशन अगर करना मुश्किल हो रहा है तो फ्रीज लगा दी जाएगी शेयर्स के ट्रांसफर पर 3 साल के लिए। सिमिलरली अगर इन्वेस्टिगेशन 210, 12 और 13 में हो रहा है, दैट इज इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हो रहा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि भैया कोई ट्रांसफर ऑफ एसेट्स हो सकता है और कंपनी अपनी एसेट्स को बेच सकती है जिसके कारण उसकी सारी कार्यवाही बिल्कुल बेकार हो जाएगी, तो फिर ऐसा करने से रोकने के लिए वो इस ट्रांसफर पर रोक लगवा सकता है। कितने साल तक? 3 साल तक। ये जो शेयर्स के ट्रांसफर पर रोक लगेगी ये 216 के कारण लगेगी, मगर ये रोक जो है वो 222 के अंदर लगेगी। 216 ने 222 को जन्म दिलवाया। 210, 212, 213 की इन्वेस्टिगेशन के कारण एसेट्स पर रोक लगाने के लिए 221 का जन्म हुआ। तो 221 एसेट्स के लिए है, 222 शेयर्स के लिए है, ध्यान रखना। तो 221 क्या कहता है? फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। तो ट्राइब्यूनल फ्रीज कर सकता है में कब? ट्राइब्यूनल में इन कनेक्शन विद द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये 216 से लिंक कर दो, इसे लिंक विद 216, ठीक है जी। सिमिलरली ऑन अ रेफरेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि अगर मान लीजिए रिकमेंडेशन नहीं भी की गई मगर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू है कि नहीं भाई रोक लगा दो जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स ने कंप्लेन की, किन मेंबर ने? 244 के अंदर मेंशन है, ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर जो मेंबर है उन्होंने कंप्लेन फाइल की, या फिर कंप्लेन की किसी क्रेडिटर ने जिसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए या उससे ऊपर है, ये एलिजिबिलिटी है एसेट्स की फ्रीज करवाने की, ठीक है। कौन करवा सकता है? 216 का इन्वेस्टिगेटर, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो, या फिर मेंबर जो कि 244 में एलिजिबल है, या फिर क्रेडिटर जिसका आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए या फिर मोर है। बहुत प्यारी एलिजिबिलिटी है, पेपर में आ सकता है सेक्शन। तो इन एडिशन कंप्लेन में बी लॉन्च बाय एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग एम्प्लॉय हैविंग रीजनेबल कॉज टू बिलीव। किस चीज का इनको संभावना लग रही है? कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है। डेट रिमूवल, डिस्पोजल, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, मैंने शेयर्स बोल दी गलती से, 221 चल रहा अभी, ऑफ एसेट्स और फंड इज लाइकली टू टेक प्लेस, यानी कि कंपनी की एसेट्स या कंपनी का पैसा ट्रांसफर हो सकता है विच में बी प्रेजुडिशियल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर और क्रेडिटर और पब्लिक इंटरेस्ट। तो ट्राइब्यूनल कह सकता है कि नो सच ट्रांसफर और डिस्पोजल और रिमूवल अप टू 3 इयर्स। किसके ऊपर बैन लगाया? 221 का उद्गम स्थान क्या है? ये 210, 212, 213, जहां पर रोक लगाई जाती है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स पर, ठीक है। 3 साल की रोक है 221। अच्छा, अगर आपने किया तो ये पेनल्टी आपके लिए बैठी है। भाई ध्यान रखना, ये इसके इन दोनों सेक्शंस की पेनल्टी इंपॉर्टेंट है, चाहे 221 हो या फिर 222 हो। नाउ कम टू 222, इन्वेस्टिगेशन इंपोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटीज। अब यहाँ रेस्ट्रिक्शन ऑफ सिक्योरिटी 222 कहां से बना? 216 से। 216 में क्या हुआ था? इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्वेस्टिगेटर को लगा कि संभावना ये है कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, तो फिर ट्राइब्यूनल के पास जाएगा
और ट्राइब्यूनल को कहेगा कि 216 में इन्वेस्टिगेशन में कर रहा हूं, मुझे लग रहा है गड़बड़ होने वाली है, या फिर ट्राइब्यूनल को कोई और व्यक्ति भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, एनी अदर पर्सन में सीजी भी आती है या फिर कोई भी और व्यक्ति आ सकता है, कि गुड रीजन टू फाइंड आउट द रेलेवेंट फैक्ट अबाउट एनी सिक्योरिटी इशूड और बीइंग इशूड बाय द कंपनी। और ट्राइब्यूनल को भी लगता है कि ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति के बारे में जो कंपनी में छुपा बैठा है, जिसका चेहरा सामने नहीं आ रहा, और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि भैया फ्रीज कर दिया जाए सेल ऑफ सिक्योरिटी को, तो वो सेल ऑफ सिक्योरिटी को फ्रीज कर सकता है कब तक? 3 साल के लिए। ठीक है, मैक्सिमम 3 साल है ये, मैक्सिमम 3 साल। और अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, मतलब बावजूद इसके बेची, तो पेनल्टी है, पेनल्टी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है जी 223 इंस्पेक्टर की रिपोर्ट। अरे भाई रिपोर्ट तो अभी 208 में भी आई थी, हाँ, फिर 223 में भी आई, हाँ, अब बताओ डिफरेंस क्या है? तो 8 की रिपोर्ट थी, वो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 206 या 207 के बेसिस पे थी, बट जो 223 की रिपोर्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन कौन से हो सकते हैं? 210, 212, 213, 216, 219, इन सब के बेसिस पे, ठीक है ना। इंस्पेक्टर की रिपोर्ट 2 तरीके की हो सकती है। पहला, ये इंटरिम रिपोर्ट भी हो सकती है और ये फाइनल रिपोर्ट भी हो सकती है। इंटरिम रिपोर्ट कभी तभी होगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि इंटरिम रिपोर्ट बना के दो, अदरवाइज फाइनल रिपोर्ट होगी। इस रिपोर्ट की कॉपी कभी भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्टेन कर सकते हो। ये रिपोर्ट किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर एक एडमिसिबल डॉक्यूमेंट के रूप में ली जाती है अगर इसे ऑथेंटिकेट किया जाए, मतलब इसके ऊपर प्रॉपरली साइन हो, किसके? कंपनी के साइन हो, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हुआ कंपनी के साइन हो, या फिर जो होता है ना, जैसे अब आरओसी के ऑफिस में जाओ या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिस में जाओ, तो ये रिपोर्ट्स की कॉपी आपको 5 साल तक आपको ये रिपोर्ट्स वगैरह की ना कॉपीज 5 साल तक संभाल के रखनी पड़ती हैं। तो जब आप मान लीजिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है, लीगल प्रोसीडिंग, तो अब आपको इस रिपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्या करते हो, वहाँ का जो गोडाउन कीपर होता है ना, वहाँ से, वो एक ऑफिसर लेवल का व्यक्ति होता है, तो उससे ये रिपोर्ट की कॉपी लेते हो, सर्टिफिकेट ऑफ द ऑफिसर हैविंग इट्स कस्टडी, जिस पे लिख के देता है वो कि ये जो रिपोर्ट मैं इशू कर रहा हूँ ये जेन्युइन है, यही सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है, तब आप पेश करते हो। ऐसे अदरवाइज किसी भी नॉर्मल पेपर पे अगर प्रिंट आउट ले लिया तो रिपोर्ट को मानता नहीं है कोर्ट। 224 फिर कहता है अब ये 223 की रिपोर्ट बनी, इसके बेसिस पे होगा प्रोसिक्यूशन। कई बार मैंने अभी पास्ट में 224 का रेफरेंस दिया, प्रोसिक्यूशन कहता है इफ ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सीजी का ओपिनियन ये है कि एनी पर्सन इन रिलेशन टू द कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और अदर पर्सन, 219 से लिंक करो, हुज अफेयर्स इन्वेस्टिगेटेड अंडर 219 गिल्टी ऑफ ऑफेंस, तो सीजी क्या कर सकती है? प्रोसिक्यूट कर सकती है फॉर सच पर्सन फॉर ऑफेंस, ठीक है। कंपनी के हर एक डायरेक्टर एम्प्लॉय वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करे, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन सप्लाई करे जो भी मांगा जा रहा है प्रोसिक्यूशन के अंदर। सबसेक्शन 2 क्या कहती है? सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर 223 की रिपोर्ट पे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया इस कंपनी का होने कुछ नहीं वाला, सत्यम के केस में कंपनी ने कहा होने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा होने कुछ नहीं वाला, अच्छा ये रहेगा कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। तो 224 सबसेक्शन 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कंपनी को बंद कर देना ही ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को बंद करने की कार्यवाही शुरू करवा सकती है। इफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू बी वाउंड अप अंडर दिस एक्ट और अंडर द आईबीसी, या तो आईबीसी के अंदर कंपनी का बंद करवा सकती है कंपनी। आईबीसी के अंदर बंद कब होगी? जब क्रेडिटर्स का काफ़ी पैसा देना है, और या फिर इस एक्ट के अंदर बंद करवा सकती है कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि 223 की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कि ये ज़रूरी हो चुका है, और क्योंकि ऐसे सरकमस्टेंसेस अराइज हो चुके हैं, ऐसे सरकमस्टेंस अराइज हो चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे देनी चाहिए और पेटिशन फाइल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू द ट्राइब्यूनल बाय द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। पेटिशन किस लिए? फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। किस ग्राउंड पे? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे। याद है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड कहाँ पे पड़ा था? सेक्शन 271 के अंदर।
वाइंडिंग अप रिवीजन कराऊंगा उसकी भी। सेक्शन 271 में जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे वाइंडिंग अप करवा सकती है कंपनी, और एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर उन्हें लगता कुछ नहीं हो सकता 241 में ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है, क्योंकि ट्राइब्यूनल के पास जब 241 में जाओगे तो ट्राइब्यूनल 242 सबसेक्शन 2 के अंदर ऑर्डर पास कर सकता है कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने का, अगर ट्राइब्यूनल चाहे, या फिर दोनों की एप्लीकेशन दे सकती है। ट्राइब्यूनल को जो लगेगा वो सही वैसे ही ऑर्डर पास कर लेगा। तो 223 की रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है होना कुछ नहीं है तो वो वाइंडिंग अप की भी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, ऑपरेशन की भी या दोनों की भी। फिर अगला सेक्शन कहता है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया पब्लिक इंटरेस्ट में कंपनी में तो बहुत ही बुरे कांड हुए पड़े हैं, कंपनी का होने कुछ नहीं वाला, मगर कंपनी में इतना फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड की रिकवरी तो कर लो, तो डैमेजेस वगैरह तो रिकवरी कर लो। जिन्होंने कंपनी में गड़बड़ की क्या उनसे रिकवरी नहीं होनी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हम वाइंडिंग अप की पिटीशन कंपनी के नाम पर लेके आ रहे हैं, मगर इस वाइंडिंग अप की पिटीशन में ट्राइब्यूनल को ये भी कहा जाएगा कि भैया जरूरी है कि आप एक काम करो, डैमेजेस वगैरह भी रिकवर करवाओ ना, डैमेजेस वगैरह भी रिकवर करवाओ, और किस रिस्पेक्ट में फ्रॉड, मिसफीजांस और अदर मिसकंडक्ट इन कनेक्शन विद द फॉर्मेशन और प्रमोशन और द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, और फॉर द रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सच कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन मिस अप्लाइड और रॉन्गफुली रिटेन। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के ऑफिसर कंपनी के बिल्डिंग पर कब्जा करके बैठ गए हैं, कंपनी का फर्नीचर कंपनी का एमडी उठा के ले गया है, तो कंपनी का वाइंडिंग अप तो करवाना ही है, मगर साथ में इन डैमेजेस वगैरह की, प्रॉपर्टी वगैरह की जो गई है उनकी रिकवरी भी तो करवाओ। तो फिर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में फर्क क्या है? सबसेक्शन 2 के अंदर रिकवरी और डैमेजेस वगैरह की नहीं, कंपनी के वाइंडिंग अप की बात कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अब कंपनी का बिजनेस चल नहीं सकता, मतलब मैनेजमेंट की आपस में बोलचाल नहीं है, कोई कंपनी का बिजनेस ढंग से चल नहीं रहा, और कोई कंपनी के में सही डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं रही, बट अगर लगता है कि कंपनी में खूब कमाया लोगों ने, तो फिर आ जाओ सबसेक्शन 3 के अंदर वाइंडिंग अप की पिटीशन फाइल होगी, मगर यहाँ पर रिकवरी ऑफ डैमेजेस वगैरह भी होगा। परंतु अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यार डैमेजेस वगैरह रिकवरी की तो जरूरत है मगर वाइंडिंग अप की पिटीशन की जरूरत नहीं है, तो सबसेक्शन 5 में सेंट्रल गवर्नमेंट आ सकती है, जहां कह सकती है कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कंफर्म है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है, तो फिर ट्राइब्यूनल के पास पिटीशन फाइल कर सकती है कि भैया ये जितना भी फ्रॉड हुआ है उस सबको जब्त किया जाए, वापस लाया जाए, मगर वाइंडिंग अप की पिटीशन यहाँ फाइल नहीं हो रही, ध्यान रखना। सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 वाइंडिंग अप के पिटीशन है, सबसेक्शन 5 वाइंडिंग अप की पिटीशन नहीं। सबसेक्शन 4, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एक्शन कंपनी के खिलाफ या बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन के खिलाफ लेती है, तो फिर उसकी जो भी खर्चा होगा वो रिकवर करेगी इन कंपनियों से या बॉडी कॉर्पोरेट से या पर्सन से जिसके कारण ये खर्चा हुआ है। ठीक है, ये था 224। 225 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। कौन बियर करेगा एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? जो भी इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं कौन बियर करेगा? वो कहता है भैया सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे खर्चों को बियर करेगी। अगर प्रोसिक्यूशन शुरू हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन एक्सपेंसेस को बियर करेगी। देखिए शुरू से पढ़वाता हूँ। एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सीजी अंडर दिस चैप्टर अदर देन एक्सपेंसेस ऑफ इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 214। कह रहा वो इंस्पेक्शन के जो चार्जेस थे ना 214 उन्हें हटा दो, वो तो ऑलरेडी 25,000 रुपये डिस्कस हो चुके। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके एक्सपेंसेस की। तो इंस्पेक्शन वगैरह की अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो वहाँ 214 लग जाएगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसके खर्चों की बात करें तो पहले कौन बियर करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, और बाद में रिकवरी किससे करेगी? हर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ 224 में प्रोसीडिंग हुई एंड हु इज ऑर्डर टू पे डैमेजेस और रीस्टोर एनी प्रॉपर्टी, उससे रिकवरी होगी। कहां तक? जहां तक उसे ट्राइब्यूनल कहता है कि बेटा पे कर। जहां तक ऑर्डर टू पे बाय ट्राइब्यूनल, ऑर्डर कहता है, ट्राइब्यूनल कहता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो ट्राइब्यूनल में चलेगा ना। जहां तक ट्राइब्यूनल उसे कहता है कि बेटा पे कर, उस अमाउंट तक उस व्यक्ति को, बॉडी कॉर्पोरेट को, कंपनी को पे करना पड़ेगा जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट कहता है कि हर उस कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा जिसके नाम पर प्रोसीडिंग लाई गई, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सम और प्रॉपर्टी रिकवर्ड बाय इट एज अ रिजल्ट ऑफ सच प्रोसीडिंग। मतलब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति विशेष का नाम 223 की रिपोर्ट में नहीं था,
224 की इन्वेस्टिगेशन आपने की, उसमें 224 की प्रोसिक्यूशन शुरू हुई, प्रोसिक्यूशन के अंदर ही कुछ और कागजात भी सामने आए, कोई और भी गिल्टी ठहराया गया, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट का नाम भी आया कार्यवाही के अंदर, उससे भी रिकवरी की जा सकती है। फिर कहता है अनलेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 224, मतलब 224 के अब केसेस को थोड़ा सा छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजिंग डायरेक्टर डील्ड विद द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर, जिसका नाम रिपोर्ट में आया है इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में, उनसे भी रिकवरी हो सकती है। एंड एप्लीकेंट जिन्होंने अपील फाइल की थी कंपनी के खिलाफ या बॉडी कॉर्पोरेट के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी, उनसे भी रिकवरी हो सकती है टू सच एक्सटेंट एज द सीजी मेड डायरेक्ट। तो रिकॉल करो 225 को, सारे एक्सपेंसेस इंस्पेक्शन 214 को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीजी पहले बियर करेगी, फिर रिकवर करेगी। किससे? पहला, हर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्यवाही शुरू हुई है, उस हद तक जहां तक ट्राइब्यूनल कहेगा कि हाँ जी आपको पे करना है उन लोगों को, वहां तक। हर वो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके इन हुज नेम प्रोसीडिंग आर ब्रॉट, जो कि जिसके खिलाफ इनिशियली प्रोसिक्यूशन नहीं हुई थी, तो लेटर ऑन बाद में प्रोसिक्यूशन वगैरह का नाम आया उनके खिलाफ। हर वो व्यक्ति, अदर व्यक्ति जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, हर और व्यक्ति, चाहे वो कोई और कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मैनेजिंग डायरेक्टर हो, जो रिपोर्ट में लिखी गई है, जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन तो नहीं हुई, और एप्लीकेंट के द्वारा कितना बियर किया जाएगा, क्योंकि भाई इन्वेस्टिगेशन करने पे आपका खर्चा हुआ ना, बेशक प्रोसिक्यूशन नहीं हुई बट फिर भी आपकी इन्वेस्टिगेशन तो की गई, तो आपको पवित्र पाक साफ तो किया गया ना, तो इसलिए कितना रिकवर होगा इन लोगों से? जितना सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, एप्लीकेंट से और इन लोगों से। अगर प्रोसिक्यूशन नहीं निकली तो यहां पर आ गए, प्रोसिक्यूशन हुई तो यहां पर आ गए। समझ आ गई बात? अगर मान लीजिए कुछ भी आपने कंपनी से या बॉडी कॉर्पोरेट से रिकवर करना है, तो भैया वो सबसे पहला चार्ज जो है आपका रहेगा गवर्नमेंट का, फर्स्ट चार्ज रहेगा किसी भी प्रॉपर्टी पर। तो यानी कि फिक्स्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर एक तरीके के बन जाएंगे, जिनको सबसे पहला रिकवर होगा अमाउंट। ठीक है। 226 कहता है वॉलंटरली वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी नॉट टू स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। क्या मतलब है? पेपर में आ चुका है एक दो बार। वो कहता है अगर इन्वेस्टिगेशन इस चैप्टर में शुरू हो चुकी है तो वो स्टॉप नहीं होगी, केवल इस रीजन से कि कंपनी के खिलाफ 241 में एप्लीकेशन गई या ऑपरेशन की, कंपनी ने वॉलंटरी वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन पास कर लिया, आईबीसी के अंदर होता है अब तो ये, या कंपनी का वाइंडिंग अप पेंडिंग है किसी ट्राइब्यूनल के पास। कंपनी की इन्वेस्टिगेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बेशक कंपनी का जो केस है वो 241 में ऑपरेशन का केस बना है, ऑपरेशन का केस ट्राइब्यूनल के पास गया है, कंपनी एसआर पास करके वॉलंटरी वाइंडिंग अप कराने जा रही है, या कंपनी ने कंपनी की जो प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप है वो ट्राइब्यूनल के पास पेंडिंग है किसे। अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्राइब्यूनल, पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन बिफोर द ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल ने क्या किया कि ऑर्डर पास कर दिया क्लॉज नंबर सी के अंदर, मतलब इसके अंदर, तो इंस्पेक्टर साहब जरूर इन्फॉर्म करेंगे ट्राइब्यूनल को कि सर प्रोसीडिंग चल रही है, ध्यान रखना। तो ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर को सूटेबली मॉडिफाई करके पास करेगा, मतलब वो कह सकता है कि बेशक वाइंडिंग अप मैं कंपनी का ऑर्डर कर रहा हूं, मगर फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर अगर निकला कि कोई डायरेक्टर वगैरह की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निकली फ्रॉड वगैरह की, तो वो रिकवरी की जाएगी इनसे। ठीक है ना। प्रोवाइडेड कहता है अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो भी गया जहां पे किसी डायरेक्टर को छोड़ दिया ट्राइब्यूनल में, तो फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे। प्रोवाइडेड नथिंग इन द वाइंडिंग अप ऑर्डर शैल एब्सॉल्व एनी डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसीडिंग बिफोर द इंस्पेक्टर और अदर लायबिलिटी, मतलब दे शैल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल एंड दे शैल रिमेन लायबल टू द इंस्पेक्टर, चाहे कंपनी का वाइंडिंग अप ही क्यों ना हो चुका हो। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप एक बार रिकॉल कीजिए, एप्लीकेशन गई, सॉरी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा इस सेक्शन के अंदर, चाहे बेशक एप्लीकेशन गई 241 के अंदर, चाहे बेशक कंपनी का वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो रहा है और चाहे एप्लीकेशन पेंडिंग है ट्राइब्यूनल के पास। बट अगर ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन पेंडिंग हो रहा है, ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर दिया, तो इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा और ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर में इस बात का प्रावधान जरूर करेगा कि इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसके अनुसार सूटेबली अमेंड किया जाएगा या मॉडिफाइड हो जाएगा वाइंडिंग अप का ऑर्डर।
अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास हो चुका है तो इसके बावजूद भी डायरेक्टर और एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा इंस्पेक्टर के साथ में, ठीक है। 227 लीगल एडवाइजर एंड बैंकर नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन। वो कहता है नो डिस्क्लोजर टू किसको, ट्राइब्यूनल, सीजी, आरओसी, इंस्पेक्टर, किसके द्वारा, या तो लीगल एडवाइजर के द्वारा या फिर बैंकर के द्वारा। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी नाम का भी एक प्रिंसिपल होता है। तो कोई भी वकील अपने क्लाइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए लायबल नहीं है, एक्सेप्ट नाम और एड्रेस बता सकता है। सिमिलरली बैंकर कोई भी इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू अफेयर ऑफ एनी ऑफ इट्स कस्टमर, मतलब जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में तो डिटेल दे देगा, मगर और किसी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बैंकर लायबल नहीं है। जिसका ऑर्डर, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना, उसके बारे में दे सकते हैं, मगर और किसी के बारे में नहीं, ठीक है। 228 कहता है कि प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू अप्लाई ऑन द फॉरेन कंपनी एज वेल। तो फॉरेन कंपनी का इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन भी इसी सेक्शन के अंदर होगा। 229 फिर पेनल्टी की बात करता है, जो मोर और लेस थोड़ा सा क्रैमिंग वाला है, बट आपको फिर भी ये सेक्शन देखना पड़ेगा। कहता है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुलाया गया कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए, स्टेटमेंट, गवाही वगैरह देने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, क्यों बुलाया गया? क्योंकि वो उसने या तो DRCT किया था, मतलब डिस्ट्रॉय किया था, रिमूव किया था, कंसील किया था, टेम्पर, छेड़छाड़ की थी, और सहयोग किया था किसी डॉक्यूमेंट या फिर कंपनी के बिजनेस के किसी ट्रांजैक्शन को डिस्ट्रॉय वगैरह करने में, या फिर कंपनी की बुक्स में कोई फॉल्स एंट्री है उसमें सहयोग दिया था, या कोई झूठ बोला था। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बुलाया गया, तो ऐसे व्यक्ति को अगर इसने ऐसा किया, इस व्यक्ति ने जिससे पूछताछ की गई, बुलाया गया, एक्सप्लेनेशन मांगा गया, मगर ये व्यक्ति प्रूव हुआ कि उसने या तो ये खुद कांड किए हैं या करवाए हैं, फॉल्स एक्सप्लेनेशन एंट्री दी है या फॉल्स एक्सप्लेनेशन दी है, तो उसे 447 का ही दोषी ठहराया जाएगा। 447 का ही दोषी ठहराया जाएगा। ये था हम लोगों का इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन का रिवीजन। अब हम लोग इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, MTP, RTP जितने भी हैं सब अगली वीडियो में करेंगे, जो शायद आज ही आने वाली है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, खुश रहो।